बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। तमाम तर तैयारियां जारी हैं, चाहे वो स्टेडियम्स की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, हाल ही में बजट की भी हमने बात की कि जो बजट रखा गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और जितनी तमाम चीज़ें आई थिंक वो बहुत ही ज़रूरी हैं कि हम उनको इस प्रॉस्पेक्ट में डिस्कस करें कि बार बार ये बात की जा रही है कि ना सिर्फ क्रिकेट की क्वालिटी अभी इंप्रूव करनी है, फैंस के लिए बेहतर सहूलियात देनी है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की मेज़बानी का ताल्लुक है, और एक ही इशारा बार बार जाता है कि एक ही सवाल सबके मेरे ख्याल से दिलों से निकल रहा है कि भारत आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बार बार हम आपको बताते रहे हैं कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है और इसकी यकीन दहानी आईसीसी ने करानी है, और ये जिम्मेदारी भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बनती है कि वो भारत को ये बावर कराएं कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। क्योंकि किसी सूरत हमें ये नहीं नज़र आता कि, मैं अगर आपको अपनी राय भी दूं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सूरत है जहां पर हमें लगे कि भारत नहीं आएगा। आना तो पड़ेगा, चैंपियंस ट्रॉफी है, आलमी मुकाबला है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो बहुत सारी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं, इन पर ज़रूर हम बात करेंगे। उसके बाद हमने वुमेन्स एशिया कप T20 पर बात करनी है जो कि श्रीलंका में जारी है। पाकिस्तान टीम की बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी अब तक रही है। पहला मैच भारत से हारने के बाद नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दी। उसके बाद हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दी। गुल फिरोज़ा बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रही हैं, उनके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। और जो कॉन्फिडेंस होता है वो कितना ज़रूरी होता है एक बैटर के लिए, जब वो रन्स बनाएंगी, लंबी इनिंग्स खेलेंगी, वो कॉन्फिडेंस आएगा, टीम के अंदर एक जीतने की हैबिट बनेगी। ये तमाम चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद होगी आगे जब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो उसमें भी बात करेंगे। 2 टॉप टीमों का फैसला आज होना है, उस पर भी ज़रूर नज़र डालेंगे। तमाम मैचेस जो हैं हम उनके बारे में बात करते रहे हैं, और मेरे ख्याल से आगे बड़ी ही कंपेटिटिव क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी, तो इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स की बात करेंगे, जहाँ पर मुकाबलों का आगाज़ होने जा रहा है। इफ्तिताई जो तकरीब है उसका इनेकाद होना है 26 तारीख को। पेरिस पूरे तरीके से तैयार है, दुनिया भर से जितने भी एथलीट्स हैं वो पेरिस का रुख कर चुके हैं, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये समर गेम्स 2024 जो है वो शुरू होने जा रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी हमें ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन नज़र आएगी, जिसमें स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, उसके अलावा शूटिंग में भी पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की नज़र आ रही है। तो बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं, दुआएँ हैं और उम्मीदें हैं पाकिस्तान के जितना भी कंटिजेंट एक पार्टिसिपेट कर रहा है उनसे। और हमें ये भी बताया गया कि पाकिस्तान के जो जैवलिन थ्रो है अरशद नदीम, वो पाकिस्तान का जो परचम है वो लहराएंगे, उसकी क़यादत जो है उस दस्ते की वो अरशद नदीम करेंगे। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और फिर बरतानवी खिलाड़ी एंडी मरे की बात करेंगे, जो टेनिस के जो मैदान है उसको खैराबाद उन्होंने कह दिया है, विंबलडन चैम्पियन भी रहे। उसके अलावा यूएस और उसके ओलंपिक्स की भी आप बात करते हैं। ही इज़ बिन अ टेरिफिक स्टार फॉर द वर्ल्ड ऑफ टेनिस, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन कंट्री। मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार, मुझे आज भी याद है जब वो पहली बार वर्ल्ड स्टेज पर हमें नज़र आए और उन्होंने पहली बार उस जो ट्रियो था उसको एक किस्म का चैलेंज दिया। बड़ा ज़बरदस्त उनका करियर रहा है, ऑन एंड ऑफ इंजरी का भी शिकार ज़रूर रहे, लेकिन ज़बरदस्त करियर रहा है एंडी मरे का। तो वो अब टेनिस की दुनिया को खैराबाद कह रहे हैं, और हम बार बार बात करते हैं कि अब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेनिस प्लेयर्स ने आना है, तो उनके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है, और सबसे पहले पैनल का आपसे तारुफ कराएंगे। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं। हाल ही में आईसीसी का जो एनुअल जो मीटिंग थी, जो सालाना इजलास था, उसको भी अटेंड कर आई हैं श्रीलंका में जनाब सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, वेलकम बैक, ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो अगेन। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहते हैं, सर्टिफाइड कोच हैं, हमारे एंकर भी हैं जनाब सईद मोहम्मद अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, आपने ठीक है? आज आपको थोड़ी होम सपोर्ट नजर आ रही है मेरे ख्याल से, इसलिए आप जरा थोड़ा खुदा की कसम आज प्रेशर में हूँ, तीन अच्छा। और फिर मैनेजमेंट वाला मामला सवाल नहीं होना चाहिए प्लीज। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से प्लेयर मैनेजर, तो जरा थोड़ा सा आप बॉक्स इन हुए हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं। जब तज्जिए की बात करते हैं तो हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपको नजर आते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जनाब काशिफ मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे लाहौर स्टूडियो से जनाब आसिम खान साहब, जो कि साबिक खिलाड़ी भी हैं और कोच भी रहे हैं नेदरलैंड्स की टीम के। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, आप भी हमें ज्वाइन करें। सना, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले पे तो मैं पहले आऊँगा, लेकिन क्योंकि आप उस इजलास का बहुत अहम हिस्सा थी जिसके बारे में हम 2-3 दिन से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आई थिंक अब वो जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है वो हम ले लेते हैं कि एक तो खैर जो आपका भी उसमें सिम्पोजियम रहा, जहाँ पर आपने जाने से पहले भी जिक्र किया ओलंपिक्स में जो क्रिकेट की शमूलियत होनी है, उसके साथ साथ मेरे ख्याल से सबसे खुशाइन बात ये नज़र आई कि टीमें बढ़ाकर 16 कर दी हैं 2030 वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए। तो आप क्या हाईलाइट्स हमें बताएंगे इस इजलास के बारे में? देखिए, आईसीसी एक इंटरनेशनल ग्लोबल बॉडी है, और उनका तरीक़ेकार जब आप जाते हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में तो समझ आती है कि एक बहुत ब्रॉडर विजन से हर काम किया जाता है।
और बहुत से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले या डिसीजन लेने के बाद उनको ऑन बोर्ड किया जाता है। तो तकरीबन 128 मुल्क वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे थे और बेसिक कॉन्सेप्ट जो जिन सेशंस के लिए मुझे बुलाया गया उसमें ओलंपिक्स के अंदर जब क्रिकेट की शमूलियत अब हो गई है, री एंट्री हुई है क्रिकेट की, आज से 128 साल पहले क्रिकेट होता था ओलंपिक्स के अंदर, पर अब जब क्रिकेट वापस इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो चाह रहे हैं कि इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाया जाए कि ओलंपिक्स में जाने तक जो तैयारी है वो बहुत ज़बरदस्त हो। तो अब सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के जितनी भी एसोसिएट नेशंस थी उनके टॉप के वहाँ पर लोग आए हुए थे और पूरी दुनिया से डिफरेंट फेडरेशंस, चाहे वो रग्बी हों, चाहे वो साइकिलिस्ट हों, चाहे वो बास्केटबॉल के लोग हों, जिन्होंने ओलंपिक्स में और मल्टी फॉर्मेट स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लेके मेडल्स हासिल किए हैं, उनको बुला के और आपके जितने भी एहलकार थे क्रिकेट में जो पूरी दुनिया में जगह जगह पे काम करें, उनको वर्कशॉप्स दिलाई गई ताकि ये समझा जाए कि आप एक मल्टी फॉर्मेट स्पोर्ट की तैयारी कैसे करते हैं, आप ओलंपिक्स की तैयारी कैसे करते हैं और आप अपनी टीमों की तैयारी कैसे करवा सकते हैं। तो ये इस लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज थी कि ना सिर्फ क्रिकेट से उन्होंने कोशिश की कि इंस्पायर किया जाए, क्योंकि हम लोग एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते थे तो मुझे इसलिए बुलाया गया था, लेकिन बास्केटबॉल हो, रग्बी हो, साइकिलिंग हो, डिफरेंट स्पोर्ट्स से लोगों को बुला के और टॉक्स दिलवाई गई, क्लाइमेट के ऊपर बात की गई, यूनिसेफ के डिफरेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर बात की, तो बहुत एक होलिस्टिक किस्म की अप्रोच नज़र आई। तो अच्छी चीज़ है, आपको सीखने का बड़ा मौका मिलता है और आपको समझ आती है कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, आप ग्लोबली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना और डिफरेंट ओपिनियंस, जो डिफरेंट राय होती है उसको इकट्ठा करके पेश करना। तो ये बड़ा अच्छी तरीके से आईसीसी ने इसका एहतमाम किया। डाइवर्सिटी कैसे देखती हैं आप? इसको सेलिब्रेट तो हमें करना चाहिए। 12 से 16 टीम्स तो हम खाली 2030 के लिए कर रहे हैं। ओलंपिक्स में जब जाएंगे तो हमें पता है कि वो फिर तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाल ही में हमने देखा मेंस T20 में टीम्स की तादाद बढ़ाई गई। USA को लेके काफ़ी खदशात हैं जिसके बारे में एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। तो हाउ डू यू इंक्रीज द क्वांटिटी, लेकिन फिर वो क्वालिटी को भी आप साथ साथ मेंटेन करें? देखिए ओलंपिक्स में यहाँ से लिमिटेड स्पॉट्स होंगे क्योंकि ओलंपिक्स में आप उतना खुला नहीं वर्ल्ड कप की तरह टीमों को लेके जाएंगे। गालिबन 6-8 टीमें जितनी भी अभी देखेंगे कि कितनी फाइनलाइज होती हैं ओलंपिक्स के लिए। वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को बढ़ाया जा रहा है जो कि खुशाइन बात है ताकि टीम्स को मौका मिले उस लेवल पर आकर खेलने का। और ये जो बातें हम मीडिया में सुनते थे कि क्रिस टेटली हो गए या क्लेयर फरलॉन्ग हो गई, इनको उस इंक्वायरी की बेस पे हटाया गया, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। जो ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ये है कि उनके नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स ही एक्सपायर हो रहे थे और उन्होंने वो चाहते थे वर्ल्ड कप से पहले छोड़ना, बट वर्कलोड इतना था कि उन्होंने उसको पूरा किया। क्योंकि 25-25 साल से अगर आपका कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है तो उसके वर्क एथिक आईसीसी को बड़ी अच्छी तरह से पता थे। तो वो हम आपको पता है खबरें बनाने वाले लोग होते हैं, तो ये भी एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं क्लियर करती रहूँ कि उसका ताल्लुक उस इंक्वायरी से नहीं था एज सच। लेकिन उनके क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे थे तो इस तरीके से हम एक्चुअली अपना स्ट्रक्चर देखकर सामने रखते हैं ना चीज़ें, तो हमें वहाँ से लगता है कि शायद रिज़ाइन आया है या खुद जाने को कहा गया है, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। बट वैसे बड़ी खबर ये है कि पीसीबी ने भी कह दिया कि आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो भारत को ये बावर कराएं कि उसने दौरा करना है। हम 3-4 दिन से, बल्कि पिछले एक हफ्ते से ये डिस्कशन करते आ रहे हैं। आईसीसी के रोल के बारे में मैं चाहूँगा आप ब्रीफली हमें थोड़ा सा बताएं कि अब बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, सिंपल एज दैट। हाँ देखिए, एक तो क्योंकि मैं कप्तान से वैसे पूछना भी जा रहा था, ऑब्वियसली वहाँ पर मौजूद थी कोई बात, क्योंकि जब चिट चैट आपके साथ लोगों के साथ होती है तो डिफरेंट आपको ओपिनियंस मिलते हैं। लेकिन जब मैंने कल भी याद है आपको अहमद भाई एक बात बताई थी कि एक इस वक्त चल रहा है इंडिया के अंदर भी सोशल मीडिया के अंदर जहाँ वो लोगों के प्रोस्पेक्टिव लेते हैं, लोगों ने एक ही जो 90% प्लस ये था कि पाकिस्तान में इंडिया को खेलना चाहिए। रोहित शर्मा से कल बात करते हुए मीडिया के अंदर जब उनकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने अपनी ज़बान में भी कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ जाने में, खेलने में, इट्स अप टू दी BCCI, वो क्या डिसाइड करता है। यहाँ पर मैंने कल भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान के पास एक पूरी की पूरी केस स्टडी है। खाली आप क्रिकेट की बात ना करें, आप दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें तो आप मेगा इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और काफ़ी अर्से से आपको पता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, बहुत सी टीमें यहाँ पर आके खेल चुकी हैं। फिर आपने ट्राई नेशन सीरीज़ भी आप पाकिस्तान के अंदर ही आपको पता है खेली जानी है, तो उस पर भी सबकी नज़रें होंगी। यहाँ पर कोई एज सच तो आपके पास अब कोई क्वेश्चन है, कोई जवाब है नहीं कि BCCI इस पर हटे यहाँ पर। और अगर आप ये फैसला करते हैं कि अगर हमने खुदा न खास्ता कि हाइब्रिड मॉडल पर जाना है, वो भी आपके पास एक केस स्टडी है एशिया कप वाली। आपको याद हो पाकिस्तान में ठीक ठाक वो चल रहा था। अगर क्लाइमेट वाली बात की बात करें तब भी यहाँ पर इतनी बारिशें नहीं थी, लेकिन वो अफेक्ट हुआ था श्रीलंका के अंदर जाकर, वो बड़ा बुरी तरीके से आपको पता उसका एक आप कह सकते हैं कि फीडबैक आया था, वो कोई एज सच उनका फ़ायदेमंद हुआ नहीं था। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त केस स्टडी है, डिफरेंट प्लेयर्स से आप बात करें, टीम से बात करें,
जो लीग्स खेलते हुए आए हैं, कभी उनसे आप बात करें तो वो एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान इतना हम टूर कर चुके हैं, क्राउड सपोर्ट हमें मिलता है, यहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज़ आपको प्रेसिडेंशियल, आपको पता है सिक्योरिटी टीम को दी जाती है, बहुत ही कम आपने ममालिक के अंदर देखा होगा। तो एज सच मुझे नहीं लगता कि बैकआउट करना चाहिए, लेकिन एक अच्छी बात कि जो मैं रिजिड की उस दिन भी अल्फाज एक यूज़ किया था कि रिजिड आपका फैसला होना चाहिए, और चेयरमैन जिस तरीके से अपना उन्होंने एक स्टांस दे चुके हैं कि जितना हम इस वक्त मेहनत भी कर रहे हैं, फिर आपका फाइनेंशियल बजट जो उनसे वो अप्रूव हो चुका है, तो दैट मीन्स ये सारा का सारा आपकी तरफ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल काशिफ, प्लेयर्स पर्सपेक्टिव हो या बोर्ड का पर्सपेक्टिव हो, ये दोनों चीज़ें हमने बड़े आई थिंक एक वसूख से इनको देखा है। भारत की जहाँ तक बात होती है कि कितना पोलिटिसाइज्ड है BCCI। अब जहाँ तक ICC की बात कर लेते हैं, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये ICC का टूर्नामेंट है, तो ये बॉल भी उन्हीं के कोर्ट में पड़ती है। पाकिस्तान बजट अपना अप्रूव करा चुका है, तैयारियां जारी हैं, और आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम्स आ रही हैं, तो लगता तो नहीं है फिलहाल कि कोई ऐसा जवाब बनेगा कि भारत में। देखिए इस पे ना वो पुरानी सी एक एग्जाम्पल है कि उनका रोल भी ना शादी में फुफ्फो वाला ही है कि आखिर तक तो नखरे करेंगे, वो चाहेंगे कि आखिर तक उनको मनाया जाए, राज़ी किया जाए, और वो नखरे करें, और फिर आखिर में अच्छी सीट भी उनको मिले, खाने की प्लेट में बोटियाँ भी उनको ज़्यादा मिले। सो ये वो रोल काफ़ी अरसे से अदा कर रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली अभी भी वो ये चाहते हैं कि दोबारा से उनके साथ ऐसा ही कुछ सलूक हो। जहाँ तक ICC की बात है, तो अहमद हमें मान लेना चाहिए कि हम जब भी ICC की तरफ देखते हैं, ICC जो है वो तकरीबन इंडियन क्रिकेट काउंसिल सा बन जाता है, और वो फिर एकदम से क्लेम ये कर देता है कि चूंकि क्रिकेटिंग बॉडी BCCI तो चाहती है कि क्रिकेट खेली जाए, हुकूमत इजाज़त नहीं देती, और एकदम से वो जो क्रिकेटिंग अफेयर्स होते हैं वो पॉलिटिकल अफेयर्स बनते हैं और मामला ठप हो जाता है। ये कितने ही मौक़ों पे हुआ कि जी हम तो आना चाहते हैं, प्लेयर्स ने भी कह दिया हम आना चाहते हैं, BCCI से भी खबर आ गई कि हम तो चाहते हैं कि हम आए, लेकिन हुकूमत इजाज़त नहीं देती, और वो दैट इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और अब जब हुकूमत की बात करते हैं तो कोई भी इदारा उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। इट्स वेरी सिंपल, वो आपस में खेल खूल के हमें जो है वो तसल्ली करा देते। इस साल क्यों डिफरेंट है? इस साल इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल में सबको होस्ट कर लिया। वो जो बिग 3 थे उसमें से 2 आ चुके हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें वो भी हो गया मसला। न्यूजीलैंड जो आखिरी मोमेंट पे भाग गया था, बाद में वो सलाम दुआ करके मिन्नतें तरले करके बार बार आया है, वो तो इतना ज़्यादा है कि हमने इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली जितनी न्यूजीलैंड ने आगे यहाँ पे क्रिकेट खेल ली है। सो ये वो सारे जो प्री रेक्विजिट्स होते हैं ना वो पूरे हो चुके हैं। अब एक इंडिया रह गया, कितने नखरे कर लेगा, लेट्स सी कितने नखरे करता है। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो सारे टिक मार्क्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब सिर्फ इवेंट का इंतजार है, और ये देखना है कि कितने ही दफ़ा वो इनकार कर सकता है। और जहाँ तक आपने कहा ICC की कोर्ट में बॉल है, लेट्स फाइंड आउट कि ICC एज एन इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। बहुत मजाक हो गया ना, वो मुल्क नहीं आया था, वो मुल्क नहीं आया था, वो मुल्क नहीं आया था, तो इंडिया ने भी कह दिया मैं नहीं आ रहा। अब तो सब आ गए, पूरी क्रिकेटिंग जो नेशंस हैं, जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, खेल के जा चुकी हैं। अब ICC ने एज एन इंस्टीट्यूशन अपना रोल अदा करना है। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, इस सारे मामले में PCB का रोल आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस पहले दिन से मोहसिन नकवी साहब का था, और अभी भी हमने देखा हाल, मतलब अगर आप पिछले 1-2 दिन से भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी तो यही खबर आ रही थी सामने कि ना तो किसी हाइब्रिड मॉडल की बात हुई है, और ना लग रहा है कि पाकिस्तान किसी और मॉडल पे एग्री है। ये मेरा ज़ाती ये ख्याल है, ये जो हाइब्रिड मॉडल की बातें हैं, ये र्यूमर्स जो हैं, ये भी उनके मीडिया की तरफ से सिर्फ हमारे कानों तक पहुंचाए गए हैं कि चले मार्केट में एक र्यूमर, एक अफवाह उड़ा के देखते हैं कि PCB उस पर रिस्पॉन्स कैसा करता है। अगर कहीं पे मतलब कहीं से अगर PCB की तरफ से मुझे लगता है कि वो ये चाह रहे थे कि कोई हल्कापन नजर आता है, तो शायद इस बात पे पक्के हो जाते, अड़ जाते। बट ये जो रिजिडिटी है, दैट इज वेयर कि जहां पे एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे PCB की प्रेस्टीज का मसला है, और हम एज अ नेशन ये समझते हैं कि अभी हमारी भी इज्जत का मसला है कि भाई सब आगे, तुमने आना तो आओ। और देखिए अहमद, एक और बात है, या तो होता ये कि उनकी तरफ से और हमारी तरफ से कोई भी टीम ना आ रही होती, लेकिन जब हम देखते हैं कि डेविस कप के लिए टेनिस की टीम आ रही है, रग्बी खेलने के कबड्डी खेलने के लिए वो आ रहे हैं, वॉलीबॉल के लिए आ रहे हैं, बैडमिंटन के लिए वो आ रहे हैं, सब चीज़ों के लिए आना, तो क्रिकेट में कौन से मसाइल हैं? क्योंकि ये रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है, मैं हमेशा उस तरफ चला जाता है, क्योंकि ये लाइमलाइट में आने वाली बात है, क्योंकि ये दुनिया भर को एक पैगाम देने वाली बात है कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, तो मोस्ट प्रोबेबली वो चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी दुश्मनी कायम रहे। बात काटो तो माजरत, मुझे याद है जब हम जफर अल्ताफ साहब के साथ, आपको पता है जब शो करते थे हम लोग, तो वो एक बड़ी अच्छी बात इस सेंस में करते थे कि बड़े टूर्नामेंट से पहले बेशक आपकी, चाहे जैसे मैं केस स्टडी की बात की, आपकी पॉजिटिविटी है, सारे मामला हैं, क्रिकेट बोर्ड्स यहाँ पर खेलने भी आ चुके हैं, लेकिन आपका रिलेशन कैसा टूर्नामेंट तक, कि आप उनके साथ कितना टच में रहते हो, आप उनके साथ डेली अपना, डेली तो नहीं मैं कह सकता कि लाइक करस्पॉन्डेंस आपकी कितनी स्ट्रांग है, टूर्नामेंट के आने तक आप कितना स्ट्रांग फीडबैक उनके साथ रखते हो, वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि जो लाइमलाइट की बात काशिफ भाई ने की ना कहीं
ये पहले भी हो चुका है, खाली पाकिस्तान में नहीं, बहुत सी कंट्रीज के अंदर एक सर्टेन साहब आईसीसी की चेयरमैनशिप भी देख रहे हैं, तो फिर मैंने वही कहा ना, आपको याद हो कि बीसीसीआई की खबर भी आ रही थी कि शायद वो चेयरमैन भी बन सकते हैं, तो वो भी मामला आसान तो नहीं होगा फिर अगर आप डाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे। आसिम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे जब आप आईसीसी का ये एक मॉडल देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने डोमिनेट किया है आईसीसी को, रेवेन्यू शेयर हो या फिर कुछ फैसले हों, बिग थ्री की भी एक पॉइंट पर बात की गई, लेकिन कुछ अरसे से हमने देखा है ऐसे कि वो बिग थ्री के अंदर भी एक छोटा सा डिवाइड सा जरा क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। और कंसिडरिंग कि पाकिस्तान का सिनारियो ऐसे है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तमाम टीम्स आ रही हैं, तो फिलहाल तो कोई जवाब नहीं बन रहा। आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए, सबसे पहले अहमद भाई मैं तो ये कहूँगा कि जो स्टांस क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हमारे मोहसिन नकवी साहब ने लिया है वो सबसे अच्छा है। अभी काशिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि देखें, आप दूसरी गेम्स में तो आ रहे हैं, वॉलीबॉल के लिए आ रहे हैं और दूसरी टेबल टेनिस के लिए आ रहे हैं, दूसरी गेम्स में आप पाकिस्तान आ रहे हैं, तो आपको क्रिकेट में क्या मसला है आने में? ये सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं, वो जैसे उनकी आदत है इंडिया की कि रेट बढ़ाते हैं उसके बाद। मगर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी मैं समझता हूँ वो आईसीसी की है। आईसीसी को चाहिए कि उनको लेकर आए, और हमें अभी बहुत टाइम है, अभी तो काफ़ी टाइम है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को। तो मेरा कहने का मकसद है कि अभी हमें बॉदर नहीं करना चाहिए, कोई फिक्र की बात नहीं है, आए या ना आए, देखिए वो बात की बात है, मगर असल रोल जो है वो आईसीसी का है। आईसीसी ने रोल प्ले करना है, पाकिस्तान तो अपना रोल प्ले कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब का स्टांस बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिए है वो सबसे अच्छा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसा ही करना चाहिए। अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो इंडिया की मर्जी है, और वो जो हमारे बिग थ्री, उसमें देखिए 2 टीमें तो ऑलरेडी पाकिस्तान में खेल चुकी हैं। इंडिया कोई प्रॉब्लम है ना, तो इंडिया को, मुझे ये नहीं समझ आती कि इंडिया को हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है खेलने में। ये तो एक गेम है, स्पोर्ट्स है, ये कोई सियासत थोड़ी है। हम सियासत के लिए तो उन्हें बुला नहीं रहे, हम तो उन्हें बुला रहे हैं क्रिकेट के लिए। ये तब भी जब वसीम और वकार थे तब भी ये नहीं आते थे, उसकी वजह ये थी कि उन्हें पता था कि हमारे पास 2 लेजेंड फास्ट बॉलर हैं और वो नहीं खेलने देते। तो इनके पास कोई ना कोई स्टांस रहता है जो पाकिस्तान के खिलाफ ये कुछ ना कुछ तैयार रहते हैं करने के लिए। इनकी लॉबी जो है वो अपनी लॉबी को मजबूत करते हैं, ठीक है, मानते हैं कि वो पैसा देते हैं आईसीसी को सबसे ज़्यादा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आईसीसी को खरीद लिया है। इस आईसीसी सबके लिए बराबर है। तो मैं समझता हूँ कि आईसीसी पे जिम्मेदारी है, और हमारी आंखें जो है आईसीसी की तरफ होनी चाहिए कि वो क्या करती है, और हमें उन्हीं की तरफ देखना चाहिए। हमें इंडिया की बैगिंग नहीं करनी चाहिए, और ना हम करेंगे, हमें ज़रूरत भी नहीं है इंडिया की बैगिंग करने के लिए। हमें तो सिर्फ आईसीसी को देखना है कि आईसीसी क्या कैसे उन्हें मनाती है या कैसे उन्हें भेजती है, उनका काम है, हमारा काम नहीं है। बिल्कुल उनका काम है। वैसे आप इशारा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे शायद। नहीं, बस यही कहना चाह रहा था, बड़ी अच्छी बात सुनने की, जो हाँ बिल्कुल, वैल्यू की बात जहाँ पर वैल्यू करना पड़ेगा हमारी बात को। और पाकिस्तान एक पुराना, आपको पता, टेस्ट नेशन है। आप उसकी, आप कहते हैं ना कि आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब आप नेशंस की बात करते हैं, पाकिस्तान के बगैर या इंडिया के बगैर आप नहीं एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर आप जा सकते, क्योंकि आपके मीडिया राइट्स भी सारे मामला हैं। लेकिन ये मज़े की इस दफ़ा खिचड़ी पकने वाली है कि क्या इंडिया या श्रीलंका के कोर्ट में पहुंच जाएगी। कप्तान श्रीलंका से भी हुआ ही है, बकरे पता नहीं ज़बह किए नहीं किए वहाँ, लेकिन कोर्ट किसके जाता है ये देखने वाली बात है। अच्छा, ये इस पर चैंपियंस ट्रॉफी पे तो डेफिनेटली अब एक स्टांस आ रहा है। आप खैर जिस तरह वैसे भी कहा कि आपका इंटरेक्शन भी हुआ होगा मुख्तलिफ प्लेयर से या मुख्तलिफ क्वार्टर्स जो हैं आईसीसी में, क्या खबर चल रही है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? आज आपको ज़राए बनाकर हम खबर ले रहे हैं, क्या खबर चल रही है? देखिए, बात सारी जितनी पैनलिस्ट ने बात की मैं सबसे एग्री करती हूँ। पाकिस्तान ने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए हैं, आइडियली एवरीथिंग इज़ सेट कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आए। पर जितना आप बीसीसीआई की हिस्ट्री को जानते हैं और जितना हमने देखा है इस टूर्नामेंट को, अभी भी हमें अपने होप्स बहुत हाई नहीं रखने चाहिए। मैं ये समझती हूँ, मेरे हाथ से अक्टूबर नवंबर तक एक्चुअल फैसला आएगा। उससे पहले हम अपनी तैयारी हमें पूरी करनी चाहिए। आज नहीं तो बाद में स्टेडियम्स यूज़ हो जाएंगे। आई होप कि टीम्स आएँ और चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो। पर आईसीसी की जो पोजीशनिंग है बीसीसीआई की आईसीसी के अंदर, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम ने अफ़गानिस्तान को खेलने से मना किया। तो आईसीसी की जो अब एज ए बॉडी जो एक एसेंस है
वो गवर्निंग बॉडी की नहीं है, वो गवर्न नहीं करते क्रिकेट को कि वो बताएंगे कि आपने ये करना है या ये नहीं करना। वो बेसिकली एक तरह से इवेंट्स बस ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद हो चुके हैं जब से ये बिग 3 वाला सारा मामला हुआ था और ये सारी फॉर्मेशन बदली थी। तो अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ही रहता है बीसीसीआई, बिकॉज जो रेवेन्यू मॉडल की पैनलिस्ट ने बात की, जो हमारे सारे लोग एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे बात की, क्योंकि सारा का सारा डिपेंडेंट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट जो पूरी दुनिया में है वो इंडिया के साथ खेलने पे है। पूरी एक सीरीज़ के ऊपर पूरे साल की क्रिकेट लोगों की चल रही है। रेवेन्यू मॉडल ऐसा है कि साउथ अफ्रीका एक सीरीज़ खेल लेता है इंडिया से तो उसका पूरा साल ठीक रहता है मामला। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो आपस में एक दो दफ़ा इंडिया को बुला के खेल लेते हैं और उनका रेवेन्यू बिल्कुल तगड़ा रह जाता है। पाकिस्तान इसके बगैर भी बड़ा ज़बरदस्त सर्वाइव कर रहा है, बड़े अच्छी तरीके से जो भी मैनेज हो रही हैं चीज़ें, पर आई होप कि हो जाए। बट अभी मेरा हिसाब से अभी अपने होप्स को बहुत ज़्यादा हाई नहीं हम रख सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान की एक जो प्लेसमेंट थी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई। उसके बाद फिर जब हमने देखा कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के एक फ़ाइनल में पहुंचा, एक सेमीफाइनल में पहुंचा, उसके बाद भी थोड़ा सा ज़रा पाकिस्तान की तरफ रुख ज़्यादा हो गया, टीम ज़्यादा, ये कितना मैटर करता है परफॉर्मेंस वाइज? ऑब्वियसली अभी साथ साथ हम वुमेंस टीम की भी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त देख रहे हैं कि जब आप ऑब्वियसली आपके मुल्क में बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं हुई, फिर हुई है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल स्टेज पे ऐसी है कि मुख्तलिफ टीमें अब आपके कह रही हैं कि हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। जो ड्रामा जितनी क्वालिटी को होता है उतनी स्पॉन्सरशिप्स हासिल करता है। सो जितनी क्वालिटी की हम क्रिकेट खेलते चले जाएंगे अगेंस्ट ओपोनेंट्स, उतनी बड़ी टीम बनते चले जाएंगे, उतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप डील्स, उतने बड़े ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, उतने बड़ा रेवेन्यू मॉडल बनते चले जाएंगे। और बहुत अच्छी बात हुई थी पहले भी पीसीबी में कि हम एक अपनी क्रिकेट अच्छी कर लें, हमारी जो इकॉनमी है क्रिकेटिंग बेस्ड इकॉनमी वो खुद ही अच्छी हो जाएगी। और यही हमारे साथ 2017 ऑनवर्ड्स हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, एक सेमीफाइनल, एक फाइनल, फिर विद इन होम हमने कुछ अच्छी सीरीज खेलनी, सुपरस्टार कुछ बना दिया। हाँ बिल्कुल। और ये पीसीबी का बड़ा अच्छा एक कदम है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए ये जो सुपरस्टार वाली बात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बाबर पे काम किया गया, इवन बोलने की हद तक, प्रेजेंस की हद तक, प्रेजेंटेशन की हद तक, तो वो स्टार सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्रीज के लिए नहीं बने, वो ग्लोबल स्टार बन गए। उस ग्लोबल स्टार पे जब बात करनी सबने शुरू की, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हो, मीडिया हो, या जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, तो वो अल्टीमेटली पाकिस्तान लाइमलाइट में आता चला गया। बाबर के साथ शाहीन चढ़ना शुरू हो गए, रिजवान चढ़ना शुरू हो गए, नसीम शाह चढ़ना शुरू हो गए। सो इस वजह से पाकिस्तान की मार्केट सारा ठीक है, बगैर इंडिया के भी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। सो व्हाट इफ इंडिया आ जाता तो मोस्ट प्रोबेबली एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ क्रिकेटिंग नेशन और एज एन इकोनॉमी हम बहुत अच्छा कर जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शायद बहुत ज़्यादा फुप्पो को मनाने की कोशिश करें। राजी बात ने फुप्पा की तरफ ये अपने जो है अपने इनको बदले नहीं मैं नीचे पट्टी लगा दो एड्रेस दो घर का। नहीं देखिए आई टोटली एग्री। मैं वो उस पर ताया की बात भी कर सकता हूँ, ताया भी ऐसी होते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि इस सारे प्रोसेस में हमने अपनी इंटेग्रिटी कायम रखनी। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ एक मुल्क के लिए बाकी 6 मुल्क जो हैं वो राजीनामे से निकल जाए, क्योंकि वो भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये फील आती है जहाँ सना ने कहा कि अभी भी हमें बहुत हाई होप्स ना हो, अगेन वो थोड़े अरसे बाद कह देंगे कि हुकूमत नहीं मानी, हम तो आने को तैयार थे, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, तो हमें 9वीं टीम को भी से राजीनामा दे देना चाहिए कि भाई तुम तैयारी पकड़ो, 7 वो है, 9 में तुम हो जाओगे, अल्लाह अल्लाह खैर से 8। काशिफ भाई जो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी की जो बात आती है ना, वो इंडिया फिर खाली खुद मना नहीं करता। अफगानिस्तान, श्रीलंका, एशिया कप में भी अगर याद हो तो आखिरी टाइम पर, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान की मेजॉरिटी प्लेयर्स IPL भी खेलते हैं, बाकी भी उनके इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वो फिर इस सिर्फ एक ही एंगल से वो नहीं अटैक होता, फिर वो आपको बहुत डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ना पड़ता है। और आई होप कि पीसीबी उस सब चीज़ों के लिए तैयार हो। बिल्कुल ऐसे ही है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। काशिफ आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। वापस आते हैं, कुछ मजीद चीज़ें ऐड करते हैं, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। हमें अब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, साथ ही साथ एंकर भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, इनसे बड़ी अच्छी डिस्कशंस भी चलती रहती हैं। जनाब अरसलान खोकर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सर, वेलकम टू स्पोर्ट्स सर। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं तो ठीक हूँ। आपके ज़राए अब क्या बता रहे हैं? अब देखें, बार बार हम कहते हैं जी ICC ने फैसला करना है, PCB की पोजीशन बहुत अच्छी है,
ये तमाम चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त खबर क्या है ये बताएं। अगर तो आईसीसी ने फैसला करना तो फिर तो ना समझो, ठीक है, अगर आईसीसी ने करना फैसला, और अगर आईसीसी इसकी जिम्मेदारी ले रही है कि हम इंडिया को पाकिस्तान लेकर आएंगे, तो उसकी रीज़न बहुत बड़ी हो सकती है। 26 से 31 2026 से 31 के दरमियान 3 बड़े इवेंट्स हैं इंडिया के पास, और उसमें वर्ल्ड कप भी है 26 का, और 3 बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत अगर तो मशकूक है इस इवेंट से, तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर तो शिरकत मशकूक नहीं है, जो कि अक्सर हम अपनी बेवकूफ़ी से हाइब्रिड मॉडल दे चुके हुए थे, तो अगर तो शिरकत मशकूक नहीं है और हाइब्रिड मॉडल का स्टिल कहीं कोई बात हुई है, जो कि साइडलाइन मीटिंग्स में मेरी जो ज़ाती किस्म की बात हुई है बहुत सारे दोस्तों से, इंडिया के अपने जर्नलिस्ट से भी और हमारे कुछ जानने वालों से भी, किसी किस्म के हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की है। ये बिल्कुल एक गलत रिपोर्टिंग हो रही है, कोई जानबूझ के फैलाया जा रहा है, कोई बात नहीं की है हाइब्रिड मॉडल पे। अव्वल तो साइडलाइन मीटिंग में कोई ऐसी बड़ी बात हुई भी नहीं, एजेंडा ही नहीं था। हाँ, कोई ऐसा एजेंडा नहीं। अफगानिस्तान ने ज़रूर ये कहा है कि जी हमारी तरफ से आप दिल साफ कर लें। अच्छा, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना कि अफगानिस्तान आ रहा है पाकिस्तान। पहले वो भी कह रहे थे हम नहीं। क्या बात है हमारी, है बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है पाकिस्तान। देखिए, इंडिया और विदाउट इंडिया, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जाना है तो बस फिर आपको सोच लेना है कि विद और विदाउट इंडिया, क्योंकि विद इंडिया और विदाउट इंडिया ये आपसे ज़्यादा आईसीसी का मसला है ना, स्पॉन्सरशिप के इशूज़ हैं। फिर आपके पास टेक्निकल जितनी फैसिलिटी होगी, वो बहुत ज़्यादा भारतीय कंपनियां हैं जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ देती हैं बड़े इवेंट्स को आईसीसी के, जिसके अंदर आपके सारे ब्रॉडकास्ट और ये सारे सिचुएशंस हैं। तो ये सारा कुछ सोच कर पाकिस्तान ने फ़ैसला तो कर लिया है कि जी बजट भी मंजूर हो गया है, सारा कुछ हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कोई, मतलब ये जो मीडिया के ज़रिए भारत के आप सुन रहे हैं कि जी अभी टीम नहीं जाएगी, हम यूँ कर देंगे, ये मुझे लगता है कि मीडिया से ज़्यादा उनके बोर्ड की सोच हो सकती है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो टीज़र दे रहे हैं ना कि यार ये नैरेटिव बिल्ड किया, हाँ वो नैरेटिव बिल्ड करें। पर पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लग रहा है कि ये आईसीसी का इवेंट है, और शायद अगर पाकिस्तान स्टैंड कर ले, घुटने ना टेके, हाइब्रिड मॉडल के तौर पे को एक टीम के लिए आप कितनी टीमों को लेके जाएंगे। वो अवैस बड़े दिन से हमें एक सबक पढ़ा रहा है कि उनके साबिक क्रिकेटर्स भी शायद बीसीसीआई में नौकरी की तलाश में बहुत सारे बयानात जो हैं वो देते जा रहे हैं। एक ही दे रहा है, हरभजन सिंह है यार, और किसने देना है? दो के नाम और भी हैं। अच्छा, एक और उनको छोड़ दो, लेकिन हरभजन सिंह बेचारा वह भी रुल रहा है कि मुझे खुदा का वास्ता नौकरी दे दो, जो हालात हैं उसके। नहीं, वो तो दोनों रोल मैनेजर बना दे मेरे ख्याल से, वो दोनों रोल रहे हैं, इरफान पठान भी और हरभजन सिंह भी, उन दोनों को तो नौकरियों का मैनेजर, सीनियर मैनेजर बना देंगे सर। गौतम बन सकता तो फिर वो भी बन सकते हैं ना, उसमें ऐसा क्या है। तो लेकिन आपको मैं ये बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 3 बड़े इवेंट्स हैं, अगर तो इसकी अच्छी बार्टर ट्रेड कर ली पाकिस्तान ने, 3 बड़े इवेंट्स की एक स्टैंड ले लिया कि जी हम आज ही ऐलान कर देते हैं, इधर से पहले उनका ऐलान आने देना, उसके बाद उन्होंने तो यहाँ तक कहा है पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता ये किस हद तक इतनी अच्छी बात है करने की, कि जी अगर तो इंडिया नहीं आता, ये हमारे जो बड़े चैंपियन डायरेक्टर्स हैं सारे बोर्ड के, उन्होंने इन्हें मशवरा दिया अगर तो इंडिया नहीं आता तो हम उसमें इंडिया की जो ना करने की एक नोटिफिकेशन होगी ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें दिखाई जाए। इससे क्या मतलब है, बस सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसा कि हम आना चाह रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, वही वाली बात जो भी ब्रेक से पहले। ये खैर मेरे ख्याल से मैं कप्तान की बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अक्टूबर नवंबर तक तो आप इंतज़ार ही करें फिलहाल। मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतनी जल्दी हम किसी राय शुमारी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा आईसीसी का टूर्नामेंट है, एक क्रिकेट का फ्लेवर, एक डाइवर्सिटी ख़राब हो गई। आप देखते आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस साल भी पाकिस्तान में देखें ट्राई सीरीज़ हो रही है, 8 टीम्स के दौरे शुरू हो चुके हैं, बहुत सारी टीमें हैं पाकिस्तान, फिर न्यूजीलैंड। क्रिकेट हमारी खैर कैलेंडर बहुत फुल है, तो आई थिंक कि हमें भी अब वो एक एलिमेंट निकाल देना चाहिए। आते हैं तो आए, नहीं आते तो खैर हम अपना टूर्नामेंट तो करा ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें डायनामिकली अब हमें आगे सोचने की ज़रूरत है। खैर पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की तरफ मैं रुख करना चाहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। पहला मैच हारने के बाद अगर आप अगला मैच 9 विकेटों से जीतते हैं, फिर 10 विकेटों से जीतते हैं, रिगार्डलेस के लोग क्या बात करते हैं कि टीम्स की क्वालिटी की, मैं इस तरफ नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जीतने की वजह से, और फिर जब आप 9 विकेटों और 10 विकेटों से जीतते हैं, जो कारकर्दगी रहती है, ख़ास तौर पर गुल फिरोज़ा की बात करें, 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज़ और प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड, और फिर वो एक जो सेल्फ एस्टीम एस्टैब्लिश होती है कि जी हम बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। ये कुछ झलकियां भी आपके सामने हैं, खासतौर पर फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है। सना, आप क्या कहना चाहेंगी इन 2 मैचेस की परफॉर्मेंस के बारे में? खासतौर पर ये कैच जो है ना सिद्रा अमीन का, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच है। सिद्रा अमीन वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स है। इसका डेब्यू भी हमने फील्डिंग की बेस पे कराया था, उस वक्त हमारे पास एक प्रॉपर
रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं थी, नैन इंजर्ड हुई थी मुझे याद है, और ये हमारे साथ गई थी। तो अच्छी चीज़ ये नज़र आई है गुल फरोज़ा की, जैसे आपने बात की है, सादिया इकबाल की भी बॉलिंग बड़ी अच्छी नज़र आई, लेग स्पिनर्स अच्छे नज़र आए हमारे टूर्नामेंट में अब तक। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है गुल फिरोज़ा का ऊपर से परफॉर्म करना। हम बड़े अरसे से ओपनिंग पे स्ट्रगल कर रहे हैं, बिस्मा की जब से रिटायरमेंट हुई है तो अब एक पैनिक बटन सा दबा हुआ था कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो अच्छी चीज़ ये नज़र आई है कि टॉप से रन्स बनाए जा रहे हैं, और अभी सिद्रा अमीन की बारी नहीं आई पिछले 2 मैचों में, जो आपकी सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाली प्लेयर रही है पिछले 1 साल के अंदर। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और ठीक है, टीम्स आगे से यूएई की थी, नेपाल की थी, पर जिस तरह से खेला है गुल फिरोज़ा ने, अप्लाई किया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कवर ड्राइव्स बड़ी खूबसूरत नज़र आई, स्वीप अच्छे मारे हैं, कट शॉट्स अच्छे मारे, तो ये बड़ी अच्छी साइन है ओवरऑल। यूएई की टीम जो मैंने देखी थी क्वालिफायर्स में, बड़ी अच्छी उनकी बॉलिंग लाइनअप ठीक ठाक थी, पर इंटरेस्टिंगली जो उनकी ये लेग स्पिनर है, मेरे ख्याल से शायद फॉर्म इसकी थोड़ी ख़राब है, विश्नमी, इसको सिर्फ 1 ओवर कराया गया है। मैं इसकी बॉलिंग पे मुझे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा शायद पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी, पर सिर्फ इसने बिल्कुल 7वें-8वें बॉलर के तौर पे 1 ओवर कराया, तो इसलिए पाकिस्तान ने बड़े आसानी से रन्स बनाए। और टॉप ऑर्डर में लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी आपको काफ़ी सूट कर रहा है। पर असल टेस्ट अब आपका शुरू होगा जब आपको श्रीलंका से मुकाबला होगा, और फिर दोबारा मोस्ट प्रोबेबली दूसरी तरफ थाईलैंड की टीम भी बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है, तो ये मतलब कंपैरेटिव टूर्नामेंट जरूर है, लेकिन पाकिस्तान टीम की मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी निशानदेही कर दें। इवन हम 2 दिन से गुल फिरोज़ा की भी बात कर रहे थे, तो मैं यही कह रहा था कि बस अब खुदारा उसकी पोजीशन कोई ना चेंज करे, उसको खेलने दें इसी नंबर। देखिए ये बड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि देखिए जब से बिस्मा चली गई तो उसके बाद बीच में सदफ शम्स को ट्राई किया गया, इनको ट्राई किया गया, उससे पहले इरम को ट्राई किया गया। अब क्योंकि नहीं है एक सीनियर वहाँ पर, तो इनको भी पता है कि फेलियर होगा भी, तो अभी फ़िलहाल इन्हीं को करना है। तो एक कंसिस्टेंटली उनके ऊपर उनको पता है कि हमें यहाँ मौका मिलेगा, और बड़ा अच्छा अवेल किया। इन टीमों के अगेंस्ट रन्स करना आसान नहीं होता, बहुत लूपी बॉलर्स होते हैं, बॉल में पेस नहीं होता है, तो जिस तरह का इसने वेट करके खेला है वो एक बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और बड़े अरसे से मैं नाम सुन रही थी गुल फिरोज़ा का, पर उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाई इंटरनेशनली। तो सरप्राइजिंगली सिर्फ 11 T20s हैं। हाँ जी, तो अब ये कि 250 ही होते हैं आपके किसी भी टीम के अगेंस्ट, तो आप इंटरनेशनल लेवल पर आके करते हो, तो होपफुली अब जब ये किसी बड़ी टीम से खेलेंगी, श्रीलंका से मोस्ट प्रोबेबली हमारा सेमीफाइनल बनेगा। अभी आखिरी मैच चल रहा है ग्रुप का, लेकिन श्रीलंका उस ग्रुप में टॉप कर रहा है, और हमने यहाँ पे से सेकंड आए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा श्रीलंका से क्रॉस बनेगा और बांग्लादेश और इंडिया आपस में खेलेंगे। तो वहाँ पर आप सही अच्छी तरह टेस्ट होंगे हमारे बैटर्स। पर अच्छी चीज़ ये है कि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है लड़कियों को। दूसरे फैसले से भी आप सहमत हैं? मतलब अगर हम देखें कि आलिया रियाज को ऊपर प्रमोट करें, निदा काफ़ी नीचे आकर खेलना शुरू हो गई, तो ये कुछ चीज़ें अब जो ये ऑर्डर एस्टैब्लिश करने की कोशिश। देखिए मैं समझती हूँ निदा को 4 से नीचे नहीं जाना चाहिए। सीनियर प्लेयर हैं, आगे आपका वर्ल्ड कप भी बांग्लादेश के अंदर है, ये आपका जो है श्रीलंका के अंदर है, वो भी बांग्लादेश के अंदर से भी निकल सकता है जो हालात हैं बांग्लादेश के। बट मेरे ख्याल से आपका एक सीनियर प्लेयर टॉप 4 में ज़रूर खेलना चाहिए, और निदा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरी खुद भी उससे बात हुई थी, मैंने उसको ये बात बोली थी, बट जनरली निदा ज़्यादा शौकीन है नीचे जाके हिटिंग करने की, पर मेरे नज़दीक ज़रूर उसको ट्राई करना चाहिए अपने आप को ऊपर, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है, आप 7 बैटर्स को चला सकते हो, उनको लेके चल सकते हो। उमायमा को मौका नहीं मिला अभी तक बैटिंग करने का, वो वापस आई हैं, उनसे पावर प्ले में बॉलिंग कराई गई है। तो अब देखना होगा ये चीज़ें, जब बड़ी टीमों के अगेंस्ट आप जाएंगे आपकी असल टेस्ट तब वहाँ पर शुरू होगा। यहाँ पर मुझे लगता है इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने एक गलती की थी, लो लेग स्पिनर्स खिलाए थे, क्योंकि उनके लेफ्टीज दोनों बहुत अच्छे हैं, मंदाना भी बहुत अच्छी है और दीप्ति भी बहुत अच्छी है, तो मेरे ख्याल से डियाना बेग की जगह 11 में बनती है। वो अभी भी पाकिस्तान गलती कर रहा है, और अगर आपने यही गलती श्रीलंका के अगेंस्ट की और इंडिया के अगेंस्ट दोबारा की, तो उनके लेफ्ट हैंडर्स आपके 2 लेग स्पिनर्स पे अटैक बिल्कुल मसाइल पैदा हो सकते हैं। आसिम भाई क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? जैसा कि मैंने कहा कि मतलब एक कॉन्फिडेंस जरूर इस्टेब्लिश होता है जब ये जीती हैं 2 मैचेस हमारी खवातीन की टीम, एक 9 विकेटों से, एक 10 विकेटों से। फिर गुल फिरोज़ा की हमने बात की कि उनकी 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज हैं। एज अ प्लेयर आप क्या पर्सपेक्टिव बताएंगे कि वो जो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है एज एन इंडिविजुअल और एज अ टीम जीतने के बाद और ऐसी परफॉर्मेंस के बाद? अहमद भाई, जीत जीत ही होती है, वो किसी भी टीम के खिलाफ हो, जीत जीत ही होती है। मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान टीम का मोराल और बहुत हाई होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि 2 मैच उन्होंने लगातार जीते हैं। चले इंडिया से हम हारे हैं कोई बात नहीं, मगर नेपाल से जीते हैं, फिर यूएई को कल बड़ा आउट क्लास करके मारा है पाकिस्तान ने। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टैंड है पाकिस्तान को मिला है। और ये जो हमारी ओपनर्स हैं
गुल फिरोजा, इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, 250 की है। 50-50 ही होता है, चाहे वो आप किसी भी टीम के खिलाफ करें। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, खुशाइंद है कि हमें ये स्टार्ट मिला है। ऐसा इंशाल्लाह सेमीफाइनल में भी ऐसा होगा। हाँ देखिए, बड़ी टीमें जो टेस्ट टीमें हैं, जो टेस्ट विमेंस टीम्स हैं, उनके लिए हमें थोड़ी सी और स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रन रेट अपना ऊपर लाना पड़ेगा, हमें अपना स्कोर जो है 150 से थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा। ये चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए और ये स्ट्रेटजी टीम के कोच और जो मैनेजमेंट साथ है वो बताएंगी प्लेयर्स को कि भी क्या करना है। तो मैं समझता हूँ सो फार जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, हमारे ओपनर्स बहुत आला खेले हैं कल और होना भी ऐसे चाहिए। और मैं सारा क्रेडिट गोज टू मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स एज वेल। कैसे देख रहे हैं आसिफ भाई? थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफरेंस नजर आता है मॉडर्न डे क्रिकेट से, लेकिन बात वही है कि हम बहुत पीछे हैं जब हम इन्वेस्टमेंट की या स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो ग्रेजुअली अभी हमने देखा कि पे स्केल जरा इंप्रूव किया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से बहुत फर्क पड़ता है प्लेयर्स को। ये जो लड़कियां हैं इनमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। आई थिंक जब आप फाइनेंशियली वायबल मॉडल में होते हैं, फिर आप क्रिकेट पे प्रॉपर फोकस करते हैं, स्ट्रक्चर्स इंप्रूव होंगे, तो लॉन्ग रन में जो एक नया विजन आया है पीसीबी की तरफ से वुमेन्स क्रिकेट को, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को करना चाहिए, वेमेंस क्रिकेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के साथ ही है सब कुछ। मैं समझता हूँ कि जब तक आप प्लेयर्स को राज़ी नहीं रखेंगे, उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलाएंगे। देखिए, मुझे याद है हॉलैंड की टीम बड़ी अच्छी टीम हुआ करती थी वेमेंस की। वो सबसे ये है कि वो उनको पे भी करते थे और सबसे ज़्यादा जो होता था वो उनका बड़ा ख्याल रखते थे और उनके जो फिज़िकल फिटनेस ट्रेनर थे वो बड़ी मेहनत करते थे। मैंने थोड़ा सा जो देखा है पाकिस्तान टीम में, जो हमारे लड़कियाँ हैं, हमारी बच्ची हैं, वो बहुत थोड़ी सी कमज़ोर हैं। कमज़ोर से मेरा मतलब ये नहीं कि वो क्रिकेट में कमज़ोर है, फिटनेस में वो थोड़ा कमज़ोर है और हमें फिटनेस लेवल अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा और हेल्दी हमें डाइट लेनी पड़ेगी और डाइटिशियन बाकायदा टीम के साथ हैं। मैं समझता हूँ कि वो उनको बताएंगे कि आपने किस तरह रोल करना है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा क्रिकेट बोर्ड का रोल है इस वक्त, क्योंकि उनको ऑब्वियसली जब प्लेयर्स जो हैं उनको कोई मुआवजा या अच्छे शेयर करेंगे आप, तो परफॉर्म भी वो अच्छा करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी। बिल्कुल। अरसलान, आप कैसे इस परफॉर्मेंस को गेज कर रहे हैं? एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, पहली हार थी भारत के खिलाफ, लेकिन वो हमारा ज़रा इंडिकेटर वहीं पे रह जाता है, लेकिन उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त कमबैक तो ज़रूर है। जो मर्जी टीम हो, अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस, खासतौर पर जब हम गुल फिरोज़ा को देखते हैं तो लगता है कि यार एक नया टैलेंट, एक ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट को बना लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ना थोड़े से डिफरेंट सोचनी चाहिए। हम जब किसी और बड़ी टीम को खेलता देखते हैं ना, छोटी टीम्स के अगेंस्ट, तो कोई एक खिलाड़ी आउट हो, वो स्कोर कर ले, हम कहते हैं यार देखें बड़ी टीम ने खेला है, छोटी टीम से पता लगा। तो पाकिस्तान टीम छोटी टीम से खेली, पता लगा, बहुत अच्छा खेली। देखें, आप एक विकेट लॉस करें, एक भी विकेट लॉस ना करें, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। कंसेक्टिव 2 बार आपने 50 कर दी। गुल फिरोज़ा की आप बात कर रहे हैं, मुरीबा बहुत अच्छा खेली पहले मैच में, शानदार 46 रन किए उन्होंने। पाकिस्तान की बॉलिंग भी ठीक रही, आपने उनको रिस्ट्रिक्ट रखा, जहाँ पहले किसी की बैटिंग आ गई 108 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जहाँ आप खेले बहुत अच्छा खेले। हमारा फील्डिंग का म्यार थोड़ा सा बेहतर हुआ पहले के, मैं ये बात तो फैक्चुअल है, कोई माने ना माने, बेहतर हुआ। बहुत बुरी फील्डिंग कर रही थी हमारी फीमेल। मोहम्मद वसीम के लिए भी टेस्ट केस होगा कि मोहम्मद वसीम के लिए ये टूर बड़ा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से वो लेके चलते हैं इसको। देखें, अब आ गए हैं सेमीफाइनल में, अब आपने जिसको भी फेस करना है, मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका को फेस करेंगे, तो आप जिसको भी फेस कर रहे हैं, अब आपने खेल लिया, लीग राउंड खेल लिया। लीग राउंड में 2 टीम्स को आपने, छोटी टीम्स को छोटा समझ के हराया, मज़ा आया। इंडिया से हार गए, ठीक है, चलें हार गए, हम समझते हैं कि यार इंडियन टीम स्किल वाइज भी बहुत ऊपर है, उन पे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज़ बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, उनको लड़कों जैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें थोड़ी कम है लड़कियों पर।
फिर अब ज़रा लड़कियों पे तवज्जो हो जाएगी। वसीम आए, मुझे लगता है मोहम्मद वसीम काम बेहतर कर लेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी है कि वसीम की साथ साथ नज़र डोमेस्टिक पे, मतलब वो जो प्लेयर्स फिर ऑब्वियसली आपने प्रोड्यूस भी करने हैं, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल होने वाला है। सर देखें, जब तक आप अपनी डोमेस्टिक पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नर्सरी कहाँ से बनाएंगे? आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ लड़कों को लेकर रोते रहते हैं, तो उसकी रीज़न ही यही है कि आपकी डोमेस्टिक से वो लड़के नज़रअंदाज हो गए, ओझल हो गए, वो गायब हो गए जो परफॉर्मर्स थे। तो फिर आपको पता ही नहीं था कि बेंच स्ट्रेंथ कैसे वसीम इज वन ऑफ दोस इंडिविजुअल्स। आप ही मतलब समझते हैं थोड़ा सा इस मॉडल को कि वो नज़र तो ज़रूर होगी कि मैंने प्लेयर्स लेकर आने हैं। और भी देखिए ऑब्वियसली एक टाइम पे अगर वो ठीक है वो सिलेक्टर रहे, चीफ सिलेक्टर रहे होंगे, तो इतनी तो पता ही होता है ना क्रिकेटर को कि अब मैंने अगर फ़र्ज़ करें वो टीम ले रहे थे ना जिस वक्त वो बतौर हेड टीम को ले रहे होंगे, तो उन्हें ये पता होगा कि कौन कौन सी लड़कियां कहाँ कहाँ खेल रही हैं। वो उनकी आदत है, वो लैपटॉप पे अच्छा खासा काम करते हैं, तो वो करके गए होंगे। बहरहाल पाकिस्तान की टीम की मुझे लगता है अभी तक परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अब जब सेमीफाइनल खेलेंगे उसका प्रेशर कैसे लेते हैं, फिर बैटिंग ऑर्डर को कैसे मेंटेन करते हैं। या तो आप अपना बैटिंग ऑर्डर रिवायती रखते हैं या फिर आप सिचुएशनल रखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार आप सिचुएशन देखें, पिच रीडिंग देखें, माहौल देखें, अपने बैट्समैन उनकी स्किल देखें कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप अपने बैटिंग ऑर्डर को कैसे यूटिलाइज करते हैं सिचुएशन वाइज और उस वक्त मैच की सिचुएशन में, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। मेरे ख्याल से दूसरा एक बड़ा चैप्टर ये भी है जो डिस्कस करना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस मॉडल को फिर ना छेड़ें। अगर एक प्लेयर एक पोजीशन पर कंफर्टेबली खेल रही हैं तो फिर खुददारा उस मॉडल को नहीं छेड़ना चाहिए, उनको उनकी स्ट्रेंथ पर खेलने दें। इसी तरह हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो अवैस एज अ मैनेजर, एज अ प्लेयर प्रोफाइलिंग एक्सपर्ट, अब इसको आगे ट्रांसेंड कैसे कराना है परफॉर्मेंस को, क्योंकि इसमें एक वही मॉडल बार बार हम तीनों आप लोगों को सुन रहा था, बल्कि चारों को सुन रहा था। एक चीज़ तो मुझे अच्छी लगी कि पाकिस्तान के अगर ओपनिंग स्टैंड की बात करूँ तो बहुत अरसे के बाद आपको एक अनबीटन सेंचुरी का ओपनिंग स्टांस आपको नज़र आया। मुनीबा, मैंने कल भी आपसे बात की रही थी, अगर कप्तान गलत हो शायद मुनीबा को बहुत ज़्यादा हमने फ्लक्चुएट किया है। कभी हम मिडल ऑर्डर में खिलाते हुए आए हैं। सिद्रा अमीन वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आपके, उन्होंने आपको पता वन ऑफ द सबसे ज़्यादा कैलेंडर ईयर में उन्होंने स्कोर भी किया हुआ, लेकिन फ्लक्चुएट हमने बहुत ज़्यादा मुनीबा को किया है। गुल फिरोज़ा की अगर बात करूँ, गुल फिरोज़ा ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वनडे टीम के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था, पाकिस्तान में किया था। और जब वो डेब्यू उन्होंने किया था तो उस वक्त मेरे कमेंट्स ये थे कि नहीं, ये शायद पाकिस्तान के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बड़ी अनकम्फर्टेबल आपको नजर आती। स्ट्राइक रेट उनका इतना अच्छा खास था नहीं। उसके बाद आप रोटेशन पॉलिसी की जब बात करें, रोटेट द स्ट्राइक उनके पास अच्छा था नहीं। लेकिन जिस तरीके से अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आई। लेकिन जब फिर मिडल ऑर्डर की आप बात करते हैं, जो कप्तान ने बड़ी निदा डार की बात की कि उनको मिडल ऑर्डर में, मैं आलिया रियाज पे जाता हूँ कि आलिया रियाज को आखिर रोल पाकिस्तान टीम में देना क्या है आपने, क्या उनको अपने ऐसा फिनिशर देना है? क्योंकि आई थिंक 5 पे ले आए हैं अब आइडेंटिफाई करके। अहमद भाई, क्योंकि कप्तान, मैंने एक चीज़ अभी तक नोट की है, आई माइट बी रॉन्ग, कि पाकिस्तान ने लिटरली 19 ओवर से ऊपर ज़्यादा नहीं खेले। मैं T20 की बात करूँ, क्योंकि होता है ना कि आप आखिरी ओवर तक खेलते हो, आपके पास एक अच्छा फिनिशर होता है। फातिमा सना, आलिया रियाज की बात करें, बहुत अच्छा आपके पास फिनिशर है, लेकिन मैंने कहा ना कि आलिया रियाज को किस नंबर पे और आप क्या स्टांस में उसको खिला रहे हैं, वो बड़ा एक आपको क्लैरिफिकेशन करनी पड़ेगी। वसीम भाई की अगर बात करूँ, जितना मैंने उनके साथ काम किया, चाहे मुल्तान की बात करूँ, चाहे उनके साथ काम किया है, मेंस क्रिकेट की बात करूं तो लिटरली एक अच्छी चीज़ मुझे लगती थी कि 2-3 महीने पहले, सीजन स्टार्ट होने से पहले पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता था। मैंने देखा हुआ है, मैंने काम किया हुआ है। प्रोफाइलिंग की बात लैपटॉप जो प्रोफाइलिंग लैपटॉप इसके पास नहीं था, लेकिन मेरे पास नहीं था, लेकिन इसके पास नहीं है। मजे की चीज़ मुझे उन्होंने एक दफ़ा कहा भी, कहते मैं सुनता रहता जो कहता रहता तो उसके बाद मुझे एक अच्छी बात लगी थी उस वक्त जब सकलैन भाई इनके साथ होते थे कि अगर सपोज अहमद नवाज, अरसलान, इनकी इसकी बात कर रहा हूँ, अहमद नवाज ने 2012 में किस किस महीने में कितना कितना स्कोर किया, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास पड़ा होता था कि उस पर वो काम करते थे कि यार लड़का अगर ये ड्रॉप हुआ है पाकिस्तान साइड से, तो अभी जाके अपनी डोमेस्टिक में कौन सा परफॉर्मेंस दे रहा है। जब मैपिंग की मैंने बात की थी ना, फीमेल मैपिंग इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास डोमेस्टिक का हार्डली एक टूर्नामेंट है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसको आप कैसे होगी ना? हाँ। जी ज्यादा उस सेंस में कप्तान कह रहा हूं, लेकिन उसका तरीका उन्होंने बताया था, दिल पे हाथ रख के जो आपने कप्तान मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि जब आप डोमेस्टिक की बात, मैं स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, सैंपल की बात कर रहा हूं, वो तो कप्तान ने ठीक है कि टूर्नामेंट वहां से निकालना है, वो एक बहुत बड़ा एक होगा कि क्योंकि देखिए जब आप हेड कोच आते हो, आपके पास एक सेंस में पावर भी और आपने फिर डिसीजन मेकिंग पावर भी उसको आपने देनी है। किस तरीके से वो जाके ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो इसमें एक आखिरी एलिमेंट जो डिस्कस करना है कप्तान, मैं आपकी राय फाइनली लूंगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट, वुमेंस क्रिकेट में भी अब टारगेट्स रिवाइज हो गए हैं। तो जहाँ पर हमारा थ्रेशोल्ड मेंस क्रिकेट में 150 से 200 इज़ द न्यू नॉर्मल, तो आई थिंक 150 160 इज़ वेरी नॉर्मल इन वुमेंस क्रिकेट। इसको हम एज ए साइड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? और जो अवैस ने ऑर्डर की जो बात की, अगर हम
गुल फिरोजा और जाते हैं मुनीबा के साथ ही ओपन पे, तो वाई नॉट सिद्रा एट 3, 4, आलिया एंड निदा एट 4 and 5? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम बहुत बॉलिंग हैवी साइड से जा रहे हैं। अगर हम देखें, हम बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। तूबा को एज एन ऑलराउंडर, आलिया को आप एक ऑलराउंडर ही हैं, उमायमा ऑलराउंडर हैं, निदा खुद ऑलराउंडर है, फातिमा सना ऑलराउंडर है। तो आप इसमें से एक स्पेशलिस्ट बॉलर और डियाना जैसा प्लेयर जिसकी फील्डिंग इतनी ज़बरदस्त है, उसको आपको नहीं बिठाना चाहिए वर्ल्ड कप से बाहर। आप इसमें से एक किसी ऑलराउंडर को, तूबा भी, वो अरूब भी अच्छी ऑलराउंडर है, बैटिंग भी वो ठीक कर लेती है, तो आप बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स, तो बॉलिंग हैवी टीम से आप अभी जा रहे हैं जहाँ पे आपको नज़र आता है कि कॉन्फिडेंस कम है आपका अपने बैटर्स के ऊपर, क्योंकि आप हर एक को खिला रहे हैं, जो 20-20 रन बना सकता है वो खेल ले 11 में। तो ये एक आपको बड़ी टीमों के अगेंस्ट करना पड़ेगा, आपको स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। 2 लेग स्पिनर्स हर टीम के अगेंस्ट आप नहीं खिला सकते। हर टीम के पास आजकल लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, फिर आपकी लेफ्ट आर्म भी 2 स्पिनर्स हैं, तो आपके पास वन डायमेंशनल आपका बॉलिंग अटैक हो जाएगा। तो इसको आपको ज़रूर केटर करना पड़ेगा। तो आने वाले मैचेस में इन टीमों के अगेंस्ट तो अच्छा है जितनी लेग स्पिन हो, क्योंकि मेजॉरिटी जो अभी एसोसिएट लेवल टीम्स होती हैं उनकी लेग साइड ही डेवलप्ड होती है, तो उनके लिए लेग स्पिनर बड़ा अच्छा है। बट जब जो टीम्स ऑफ पे अच्छा खेलती है, इंडिया बहुत उनकी कवर ड्राइव सिग्नेचर शॉट्स हैं हर इंडियन बैटर की, चाहे वो राइटी हो लेफ्टी हो, उनके लिए लेग स्पिनर को खेलना आसान होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, किसी ज़माने में थी ऑफ स्पिनर हमारे पास, वो एक रॉन्ग वन भी मार देती थी तो फिर बड़ा फ़र्क उससे पड़ जाता था। उसके बाद खैर हमने उस तरफ भी एक मेरे ख्याल से टैलेंट हंट प्रोग्राम करना पड़ेगा, ऐसी ऑफ स्पिनर दोबारा प्रोड्यूस की जाएँ जो वो एक रॉन्ग वन से और वो बॉल ऑफ द सेंचुरी करार पाई एक मौके पर। तो आई थिंक ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा। बट अरसलान, अवैस और सना, आपको बहुत शुक्रिया। आसिम खान साहब का भी बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर रहे थे। जाने से पहले मैं जितने भी हमारे नाजरीन हैं आपसे एक बहुत अहम चीज़ के बारे में गुफ्तगू करूँगा, और वो ये है कि अब हमारे जितने भी नाजरीन हैं स्पोर्ट्स 360 के, वो हमें फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपकी स्क्रीन्स पर सामने आ रहा होगा, और इस लिंक पर आपने जाना है। डेली बेसिस पर आप बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल का जो पेज है वहाँ पर हमें फेसबुक पर बराह रास्त देख सकते हैं। तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं, जो आप कमेंट्स करते हैं उस लाइव ब्रॉडकास्ट पर, वो भी हम शो का हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के स्पोर्ट्स 360 के आप तक मुयसर हैं, तो उन पर भी बताइएगा। फेसबुक पर एक एडेड फैसिलिटी है, जैसा कि मैंने कहा कि अब आप हमें लाइव देख सकते हैं, उसका लिंक आपके साथ शेयर किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आता रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा। अपने कमेंट्स के बारे में बताइएगा, आप शो में क्या सवाल करना चाहते हैं, आपके सवाल भी शामिल करेंगे, और गुफ्तगू का हिस्सा आपको भी बनाना है, तो ज़रूर इस फेसबुक लिंक पर आप हमें बराह रास्त भी देखिएगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर तो आप हमें बराह रास्त देख ही रहे हैं। तो यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।